नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रशासन ने तेज की तैयारियां। 38 जिलों के 46 केंद्र पर होगी मतगणना। एक विधानसभा सीट के लिए 14 टेबलों पर गिने जाएंगे वोट। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कार में मौजूद डॉक्टर उमर का डीएनए मैच। धमाके का सबसे क्लोज सीसीटीवी वीडियो मिला। सिग्नल पर ब्लास्ट में 20 से ज्यादा गाड़ियों के उड़े थे परखच्चे। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक ली। अमित शाह, एनएसए डोभाल और राजनाथ भी रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी हुई थी बैठक। अलकायदा से जुड़े आतंकियों की तलाश में एनआईए की 5 राज्यों में छापेमारी। रडार पर बांग्लादेशी। गुजरात आतंकी साजिश से जुड़ा है मामला। बरेली दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। विधायक अताउर रहमान की बेटी की वैवाहिक समारोह में भी करेंगे शिरकत। हाथरस भगदड़ मामले पर जिला अदालत में सुनवाई आज। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के समागम में मची थी भगदड़। 121 लोगों की गई थी जान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ही ईवीएम का विरोध किया है। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आखिरी दिन आज। दोपहर बाद यूपी में होगी एंटर। कल मुस्लिम सरपंच को कहा था तुम्हारी कौम पर सवाल। एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी। टिश्यू पेपर पर लिखा था बॉम्ब गुड बाय। वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग। गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष। दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले नेता। 2022 में सोनिया गांधी ने लिया था इस्तीफा। रूस और यूक्रेन में फिर शुरू हो सकती है बातचीत। रूस ने दिया इस्तांबुल में फिर से बातचीत का संकेत। अमेरिका के फेल होने के बाद तुर्की समाप्त कराएगा जंग। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए यूएस का बड़ा एक्शन। भारत समेत 7 देशों की 32 कंपनियों और लोगों पर लगाया प्रतिबंध। तेजी से मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है ईरान। अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन 43 दिन बाद खत्म। सदन में पारित बिल पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। हेल्थ केयर प्रोग्राम पर सहमति नहीं। विपक्षी बोले लड़ाई अभी जारी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले में आज होगी सुनवाई। 1400 लोगों की जान लेने, अपहरण, टॉर्चर के लगे हैं आरोप। वकील ने की कठोर सजा की मांग। आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा सीरिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा से की मुलाकात। अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के लिए केंद्र का बड़ा कदम। 45,000 करोड़ की 2 योजनाओं को मंजूरी। एमएसएमईज निर्यातकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम के विस्तार को दी मंजूरी। 272% के उछाल के साथ 3,102 करोड़ का मुनाफा। टाटा ग्रुप की कंपनी ने पेश किए दमदार नतीजे। एटीसी गिल्ड ने की दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई एएमएसएस विफलता की जांच की मांग। जवाबदेही होगी तय। 190 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन। उद्योगपति विकास गर्ग के ठिकानों पर छापेमारी। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। शिवसेना में नाम और सिंबल के लिए छिड़ी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शिवसेना उद्धव गुट का दावा है कि वो असली शिवसेना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें आयोग ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना मानते हुए धनुष बाण का सिंबल भी उन्हें सौंप दिया। उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में कहा कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की विरासत है और उनका बेटा होने के नाते पार्टी पर मेरा हक है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले को 21 जनवरी 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। यानी मामले में 21 जनवरी को फैसला आ जाएगा। इसके साथ ही बेंच ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की याचिका पर भी सुनवाई को मंजूरी दे दी। शरद गुट ने भी चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें उसने अजित पवार की एनसीपी को आधिकारिक तौर पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मान्यता दी और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित कर दिया। कोर्ट का मानना है कि इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा सकती है क्योंकि दोनों ही याचिकाओं में एक जैसी मांग की गई है।
बेंच ने कोर्ट मास्टर को यह भी आदेश दिया कि 22 जनवरी को कोई और मामला लिस्ट न किया जाए, जिससे कि अगर सुनवाई को दूसरे दिन भी जारी रखना पड़े तो कोई मुश्किल ना आए, इस पूरे मामले का निपटारा किया जा सके। यानी अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में फैसला सुना देगा। अब देखना यह होगा कि जीत किसकी होती है, क्योंकि ये लड़ाई सभी पक्षों के अस्तित्व के लिए काफी अहम मानी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब अधिकारियों ने खुलासा किया कि आतंकी उमर नबी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद स्थित अंतर्राज्यीय सफेदपोश जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े इन 8 संदिग्धों ने पूछताछ के दौरान ये खुलासा किया कि उन्होंने ही 6 दिसंबर को धमाके का ब्यौरा तैयार किया था। इसके अलावा अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला 28 साल का डॉक्टर उमर कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले आतंकी नेटवर्क का अहम हिस्सा बनकर उभरा है। डॉक्टर उमर का भी सीधा संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से था। जांच में सामने आया कि उमर नबी का शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहद अच्छा था, लेकिन वो अकेलेपन और एक धार्मिक यात्रा के बाद पूरी तरह से बदल गया। साल 2021 में वो डॉक्टर गनई के साथ तुर्की गया। इसी यात्रा के दौरान दोनों की मुलाकात जैश-ए-मोहम्मद के कुछ सदस्यों से हुई थी, जिसके बाद उसने आतंक का रास्ता चुन लिया। जांच में खुलासा हुआ कि दिसंबर में होने वाले हमले की तैयारी काफी पहले से चल रही थी। उमर ने दिसंबर के पहले हफ्ते में इस साजिश को अंजाम देने की बात अपने कुछ करीबियों को बताई थी। 10 नवंबर को उसने अपनी i20 में विस्फोटक रखे और सर्किट असेंबल करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने VBIED बनाने के लिए इंटरनेट से ट्यूटोरियल्स भी लिए थे। इसी बीच फरीदाबाद पुलिस ने 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होने और एक आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ की घोषणा कर दी। इस वजह से उमर नबी पूरी तरह से घबरा गया। वो कुछ घंटे तक शहर की एक मस्जिद में छिपा रहा। वहाँ करीब 3 घंटे तक रुकने के बाद कार लेकर निकल गया। इसके बाद लाल किले के पास पहुंचकर उसने धमाका कर दिया। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि VBIED पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई थी। उसमें छर्रे यानी शार्पनेल्स असेंबल नहीं किए गए थे, वरना धमाके से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों में 7 कश्मीर के रहने वाले हैं। इसमें श्रीनगर से आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद। बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को उमर नबी कश्मीर गया था। उसने वहां दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान कहा था कि अगले 3 महीनों तक वो उपलब्ध नहीं है। गुरुवार को जांच एजेंसियों ने नया खुलासा किया कि 2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियों में ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। संदिग्ध हमलावर 2 और पुरानी गाड़ियां तैयार करने वाले थे। आपको बता दें कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में आतंकी उमर की भी मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के बाद कार से मिली हड्डियां, दांत और कपड़ों के टुकड़ों से DNA मैच किया गया। उमर का DNA सैंपल उसके घर वालों से 100% मैच हो गया है। उमर का DNA उसकी मां और उसके भाई के DNA से मैच हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक नबी 10 नवंबर को उस समय घबरा गया होगा जब फरीदाबाद के एक पुलिस अफसर ने टेलीविजन पर घोषणा की कि 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद करके आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। यही कारण रहा कि उसने हड़बड़ी में फिदायिन हमला करते हुए ब्लास्ट कर दिया। चुनाव आयोग एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के निशाने पर आ गया है और इस बार राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि 2 हमले किए हैं, जिससे चुनाव आयोग की कार्यशैली और मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया है कि अजीत झा नाम के एक शख्स ने हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार के चुनाव में वोट किया। पार्टी ने इसके सबूत भी एक्स पर शेयर किए। कांग्रेस ने लिखा कि ये अजीत झा है। अजीत झा ने हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव और अब बिहार चुनाव में वोट किया है। अजीत झा के पिता मिथिलेश झा के भी 3 वोटर आईडीज हैं। ये है नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की वोट चोरी व्यवस्था।
आदमी एक और वोट 3। इसी वोट चोरी व्यवस्था का पर्दाफाश नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। अब वोट चोरी की ये व्यवस्था सबके सामने है। ज्ञानेश कुमार जी, ये सबूत काफी हैं। अब इस पोस्ट पर न सिर्फ राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है, बल्कि राहुल गांधी ने हाल की उस खबर का हवाला भी दिया है जिसमें लोकसभा चुनाव के वक्त की सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की बात चुनाव आयोग ने स्वीकार की है। राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छिपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की जान लेने का काम लाइव चल रहा है। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के साथ जो फोटो अटैच की है उसकी भी अब काफी चर्चा हो रही है। दरअसल एडवोकेट महमूद प्राचा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड की गई सभी वीडियो और सीसीटीवी फुटेजेस को संरक्षित करने का अनुरोध किया था। जस्टिस मिनी पुष्करना की कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि फुटेजेस को तो नष्ट कर दिया गया है। आयोग ने इसके पीछे 30 मई 2025 को जारी संशोधित दिशा निर्देशों का हवाला दिया, जिनके तहत फुटेजेस को केवल 45 दिनों तक ही रखा जाना था, बशर्ते चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली कोई याचिका न हो। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि फुटेज नष्ट करने का मकसद चुनावी प्रक्रिया में शामिल न होने वाले लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वोटिंग संबंधी विजुअल्स के दुरुपयोग को रोकना था। हालांकि याचिकाकर्ता महमूद प्राचा ने चुनाव आयोग के इस रुख का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जब याचिका पहले से ही कोर्ट में लंबित थी तो फुटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। चुनाव आयोग की 2023 की हैंडबुक के पैराग्राफ 19.10.4 में स्पष्ट रूप से किसी भी कानूनी कार्यवाही के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से चुनाव आयोग के गैर जिम्मेदाराना रवैये और मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं। जानकारों का कहना है कि 45 दिनों वाला नियम लागू होने के बावजूद जब मामला कोर्ट में लंबित हो तब भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित रखने का स्पष्ट निर्देश मौजूद है। इसके बावजूद आयोग का वीडियो डिलीट कर देना कहीं न कहीं उसकी पारदर्शिता पर शक पैदा करता है। पहले से ही लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने के चुनाव आयोग के इस कदम से चुनाव नतीजों पर शक और गहरा गया है, जिससे विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को बल मिलता दिख रहा है। अब चुनाव आयोग का इस पर कोई जवाब आता है या नहीं, यह तो देखना होगा। दूसरे चरण के तहत एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया चल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी पहले से ही एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। वहीं अब पार्टी ने चुनाव आयोग को लेकर जो खुलासे किए हैं उससे आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग पर गुपचुप तरीके से नियमों में हेरफेर का आरोप लगाया है। टीएमसी ने आयोग पर बूथ स्तरीय एजेंटों यानी बीएलओ की नियुक्ति के नियमों में चुपचाप बदलाव करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि चुपचाप और चालाकी से चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय एजेंटों यानी बीएलए की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन कर दिया है। चुनाव आयोग के 2023 के दिशा निर्देशों के मुताबिक बीएलए को उस मतदाता सूची के संबंधित इलाके में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। लेकिन नए संशोधित निर्देश में कहा गया है कि मतदाता सूची के उसी भाग से बूथ स्तरीय एजेंट यानी बीएलए उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत मतदाता को बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। पार्टी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के इस कदम से गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जब मौजूदा मानदंडों के मुताबिक बीएलओ उसी बूथ या कम से कम उसी मतदान केंद्र से संबंधित होनी चाहिए, फिर बीएलए के लिए ही अपवाद क्यों बनाया गया। टीएमसी के आरोप यही खत्म नहीं हुए, बल्कि पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि ये बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि भाजपा स्थानीय बूथों के भीतर से एजेंट नहीं ढूंढ पा रही है और प्रक्रिया में धांधली करने के लिए बाहरी लोगों को लाना चाहती है। पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की चापलूसी करने के आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय के सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद दिया गया ताकि भाजपा की राजनीतिक सुविधा के लिए नियमों को फिर से लिखा जा सके। पार्टी ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें आड़े हाथों लिया है। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह टीएमसी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर हैं, उससे आयोग के लिए प्रक्रिया मुश्किल होती जा रही है। वहीं अब देखना होगा कि टीएमसी के इन आरोपों पर आयोग की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं।